प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में आज हम बात करेंगे एक ऐसी सभ्यता की जो दुनिया की सबसे व्यापक और सबसे ज्यादा चर्चित सभ्यता रही, जिसके पुरातात्विक साक्ष्य तो बहुत हैं, पर जिसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। एक ऐसी सभ्यता जो आज के मुकाबले किसी मायने में हमसे कम नहीं थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सन 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस सभ्यता के बारे में जाना। हड़प्पा एक गांव का नाम है जहां उन्होंने देखा कि लोग अपने घर बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर ये ईंटें वो जमीन के नीचे से निकाल रहे थे। मिट्टी के नीचे दबी बनी बनाई पक्की ईंटें। खैर, इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि लोगों ने इसे चमत्कार माना। फिर 1856 की एक घटना है कि कराची से लाहौर के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस समय भी जमीन के नीचे से ईंटें मिली। इस अभियान के प्रमुख कनिंघम थे, जिनके साथ ब्रंटन बंधु दो भाई यहाँ काम कर रहे थे, तो उनका ध्यान भी इस ओर गया और उन्होंने सरकार को इस बारे में सूचित किया। अक्सर हड़प्पा गांव से कुछ पुरातात्विक सामान और ईंटें मिलती रहीं। इसलिए 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया और इन्हें ही इस सभ्यता का खोजकर्ता माना गया था, और इस हड़प्पा गांव के चलते इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ये अचंभित करने वाली बात है कि थोड़ी ही खुदाई के बाद इस सभ्यता की एक बनावट उभर कर दिखाई देने लगी। इसके बाद इस जगह को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और एक बड़े पैमाने पर खुदाई का काम शुरू हुआ। इसके बाद 1922 में इसी से मिलता जुलता एक और स्थल खोजा गया, जिसका श्रेय राखाल दास बनर्जी को जाता है, और इस स्थल का नाम मोहनजोदड़ो कहलाया। उत्खनन में अब सिंधु नदी के आसपास ऐसे बहुत से स्थल मिलने लगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों इस समय पाकिस्तान में हैं, उस समय अपने ही देश में थे, तो सिंधु नदी के आसपास फैली इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। बाद में और समय तक खुदाई होते रहने से पता चला कि सिंधु नदी से ज्यादा सरस्वती नदी के क्षेत्रों में इस सभ्यता के बहुत सारे पुरातात्विक स्थल फैले थे। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के करीब 1400 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 80% स्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं। कुछ इतिहासकार इसी वजह से इसे सरस्वती नदी सभ्यता भी कहते हैं, जबकि पहली बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। यह सभ्यता 3 देशों में फैली थी: अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान से 2 स्थल मिले हैं, पाकिस्तान से 450 स्थल मिले हैं और भारत से सबसे ज्यादा 925 पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं। अब अगर हम भारत में पाए गए सिंधु सभ्यता के स्थलों की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा पुरातात्विक स्थल गुजरात से मिले हैं। गुजरात के अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र से भी इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गुजरात के लोथल, धोलावीरा और रंगपुर, हरियाणा के राखीगढ़ी और भीड़वाना, पंजाब के रोपड़, महाराष्ट्र के दायमाबाद, राजस्थान के कालीबंगा और जम्मू कश्मीर के मांडा, तो इन सभी जगहों से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का क्षेत्र संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से कई गुना बड़ा और विशाल था। इसका फैलाव उत्तर में कश्मीर के मांडा से दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक तथा पूरब में यूपी के आलमगीरपुर से पश्चिम की ओर बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर तक इसका फैलाव था। इस सभ्यता की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर और चौड़ाई 1600 किलोमीटर थी। तटवर्ती इलाके में यह 1300 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली थी। इस तरह हम देखते हैं कि यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, साथ ही साथ प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी बड़ा है।
अब बात करते हैं इस सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। इस सभ्यता की मुख्यतः दो ही विशेषताएं थीं। एक तो इनका नगर निर्माण योजना और दूसरा नालियों की व्यवस्था। इस सभ्यता में प्रत्येक नगर दो हिस्सों में बटा होता था, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्से को पश्चिमी टीला कहा जाता था और यहाँ शासक वर्ग के परिवार रहते थे। ये हिस्सा चारों तरफ से पक्की ईंटों से बनी चहारदीवारी से घिरा हुआ होता था। दूसरा हिस्सा पूर्वी टीला कहलाता था, जिसमें शहरी लोगों के लिए था, जो काफी बड़ा होता था। यहाँ आम जनता, सैनिक, कृषक वगैरह रहते थे। ये ईंटों के बने हुए पक्के मकान थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों ही नगरों के अपने अपने दुर्ग थे। यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे नगर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। ये बातें सभी नगरों पर लागू होती थीं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। मुख्य सड़क या राजपथ 10 मीटर चौड़ी होती थी। उससे कम चौड़ी सड़कें राजपथ से आकर मिलती थीं तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इन कम चौड़ी सड़कों से गलियां निकलती थीं और इन्हीं गलियों के दोनों तरफ मकान रहते थे। प्रत्येक घर का दरवाजा गली में खुलता था। घर में प्रवेश द्वार के भीतर एक कम ऊंची दीवार बनाई जाती थी। इस दीवार के ठीक पीछे एक कच्चा आंगन होता था और इसी आंगन में एक कुआं, स्नानागार और रसोई होती थी। अब बात करते हैं दूसरी विशेषता की, जो है नालियों की व्यवस्था। तो नालियों की ऐसी सुंदर सुव्यवस्था अन्यत्र किसी सभ्यता में दिखाई नहीं देती। प्रत्येक घर से गंदा पानी पाइप के जरिए निकलकर गलियों के नीचे बने पाइप में जाता था। यहाँ से पानी सड़क के नीचे बने नालियों में जाता था और फिर शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। ये नालियाँ भूमिगत होती थीं और पक्की ईंटों से बनाई जाती थीं। पूरे शहर में सड़कों और नालियों का एक सुव्यवस्थित जाल बिछा था। प्रत्येक घर में 4 या 5 कमरे होते थे। सीढ़ियां भी मिली हैं, जिनसे अनुमान लगाया जाता है कि मकान 2 मंजिले होते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में सबसे प्रसिद्ध स्थल विशाल स्नानागार है, जिसका फर्श पक्की ईंटों का बना है। दोनों सिरों पर तल तक जाने की सीढ़ियां लगी हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे बने हैं। पास ही एक बड़ा सा कुआं है, जिससे पानी निकलकर हौज में डाला जाता था। हौज के कोने में एक छिद्र है, जिससे गंदा पानी बहकर नाले में जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही जगह से अनाज रखने के कोठार भी मिले हैं। अब बात करते हैं सिंधु वासियों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का काल कार्बन डेटिंग पद्धति के हिसाब से 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों से इस सभ्यता के जीवन पर बहुत प्रकाश पड़ा है। ये लोग कृषि और पशुपालन करते थे। यहाँ की मुख्य फसल गेहूं, जौ, राई, सरसों, तिल और कपास थी। तरबूज, खरबूजा और खजूर भी उगाए जाते थे। कपास को सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार के लिए उगाते थे। इसका निर्यात किया जाता था और विदेशी लोग इसे सिंडोन कहा करते थे। ये लोग मछली पकड़ते थे और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन करते थे। हालांकि चावल के भी साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन होते थे। अमीर लोग सोने, चांदी और हाथी दांत के गहने तथा गरीब लोग शंख, शिपी तथा मिट्टी के जेवर बनाकर पहनते थे। कपड़ों में ये सूती तथा ऊनी दोनों वस्त्र इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक कपड़े में चाकू लिपटा हुआ मिला है। कपड़ों पर कढ़ाई भी की जाती थी। इस सभ्यता के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल, मुर्गियां, बिल्ली, मोर, हाथी आदि पालते थे। ये लोग दूध, मांस और खेती तथा बोझा ढोने के लिए इन जानवरों का प्रयोग किया करते थे। मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था। मनके और ताबीज बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था, पर अभी तक लोहे का कोई भी सामान खुदाई में नहीं मिला है, जिससे पता चलता है कि इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगर हम इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो
यहाँ के शासक कैसे थे, शासन व्यवस्था कैसी थी, इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन नगर व्यवस्था को देखने से पता चलता है कि नगर निगम जैसी कोई संस्था जरूर रही होगी। जहाँ तक धार्मिक जीवन का प्रश्न है तो सिंधु घाटी में आज तक कोई मंदिर नहीं मिला है। इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग प्रकृति को पूजते थे। धरती माता, सरस्वती नदी, कुआं, पेड़ आदि को ये पूजते थे। भगवान शिव की भी पूजा होती थी और साथ ही साथ नाग देवता भी पूजनीय थे। लोथल और कालीबंगा से हवन कुंड मिले हैं जो कि उनके वैदिक होने का प्रमाण है। स्वस्तिक के भी चित्र मिले हैं। विशाल स्नानागार को विद्वान पूजा स्थल मानते हैं। जैसे आज हम गंगा नहाने जाते हैं, वैसे ही इस सभ्यता के लोग यहाँ नहाकर पवित्र हुआ करते थे और फिर नदी किनारे या खेतों में पूजा करते थे। दूसरी अन्य सभ्यताओं की तरह यहाँ के लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था, परंतु अभी तक यह पढ़ी नहीं जा सकी है। इतनी सुव्यवस्थित सभ्यता का नाश कैसे हुआ, इसके कारणों पर विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि आक्रमण, जलवायु असंतुलन, बाढ़, भूकंप या महामारी। जो भी हो, यह बहुत ही उच्च कोटि की सभ्यता रही और उस समय में हमारी आज की शहरी सभ्यता से यह बिल्कुल भी कम नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।